ठीक है, सो व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट इट कि हम लोग अभी क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। एंड अलजेब्रा में हमारा पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके पहले अलजेब्रा से रिलेटेड हम लोग को 2-3 टर्म मालूम होने चाहिए, पहले उसका डिस्कशन करेंगे, हम लोग उस पर जाएंगे। तो अलजेब्रा में एवरीथिंग इज अबाउट अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? There will be a dependent variable and there will be a independent variable. वेरिएबल का मतलब क्या था? वेरिएबल इज x। जो भी हम बात करते हैं, जो x y z आप जो भी टर्म लेते हो, दैट इज नोन एज अ वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि सपोज करो आपने कोई इक्वेशन बनाई, उसमें दो वेरिएबल है, जैसे मैं लिखता हूं y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसमें y की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? x पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, डिपेंडेंट वेरिएबल इज y। ठीक है, दिस इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली आप जो भी देखोगे या तो 2 वेरिएबल पे या तो 3 वेरिएबल पे, इससे ज्यादा हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। सो एक टर्म और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको आप x के टर्म में लिखते चले जाए या y के टर्म में लिखते चले जाए या z के टर्म में लिखते चले जाए या तीनों को मिक्स करते हुए लिखते चले जाए, दैट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता है, जैसे मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू 2x³, ये भी एक पॉलिनोमियल है जो हमने पहले लिखा था। दिस इज अ पॉलिनोमियल एज वेल एज आप कुछ भी कितने भी पावर में लिखते चले जाओ, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का एक डिग्री होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का एक डिग्री होता है। डिग्री का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट पॉसिबल पावर, हाईएस्ट अवेलेबल पावर जो होती है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, अगर डिग्री 1 हुई, जैसे यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन कंप्लीट करता तो डिग्री वुड हैव बीन 3 एंड सो। ओके, ठीक है, डिग्री समझ में आया, पॉलिनोमियल समझ में आया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबको समझ में आया। ठीक है, सो जब डिग्री 1 होती है हम इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, डिग्री 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। एंड इन सारी चीजों का जो जनरल टर्म होता है उनको बोल देते हैं पॉलिनोमियल। कितना भी डिग्री हो अगर नहीं तो हम उसको इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है पता चल गया? लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया क्या है? लीनियर इक्वेशन इज जिसका डिग्री 1। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में भी देयर आर मल्टीपल क्लासिफिकेशन। मल्टीपल क्लासिफिकेशन क्या होता है? पहला होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब जैसे आपको दिया है, सपोज करो 2x = 7, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको कितना इक्वेशन चाहिए? आपको एक ही इक्वेशन चाहिए। अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है कि आपके पास कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए, x और y। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी? 2x + 3y = 9। अब इस एक इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू बता सकते हैं क्या? आपको x और y बताने के लिए मिनिमम से मिनिमम कितना चाहिए? आपको मिनिमम से मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए या 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आपको x और y का इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए तो आपको कम से कम 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। सपोज करो मैं बोलता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा?
आपको कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए रहेगा जिससे आप एक्स वाई जेड तीनों को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको उतने ज्यादा इक्वेशन चाहिए। उतने ज्यादा इक्वेशन चाहिए क्या करने के लिए? आपको इंडिविजुअली सबका वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन बेसिक लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जब लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है बता पाओ? स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा? देखो क्या है, हम लोग जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं और जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ हमेशा 2 डायमेंशनल प्लेन में बनता है। There will be one y axis and there will be one x axis. जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं तो आपको दोनों एक्सिस का जरूरत नहीं है, आपको किसी एक एक्सिस का ही जरूरत है। तो वैसा तो हम कर नहीं सकते ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन। जो भी बन रहा है आपका वो 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो हम लोग x इक्वल्स टू 5 को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों? क्योंकि आप सोचो आपने x का वैल्यू 5 रख दिया, y का वैल्यू कुछ भी रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x 5 y 0 होगा तो भी x 5 होगा, y 1 होगा तो भी x 5 होगा, y 7 होगा तो भी x 5 होगा, और y 100 होगा तो भी x 5 होगा। तो y की वैल्यू चेंज होते होते x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 5। और अगर मुझे इसको y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं y इक्वल्स टू -3 लिखता हूं तो y की वैल्यू कुछ भी रहे, x का वैल्यू y का वैल्यू -3 रहेगा, x का वैल्यू कुछ भी है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपका लाइन जो बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अगर आपके पास y के टर्म्स में लीनियर इक्वेशन है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और x के टर्म्स में लीनियर इक्वेशन है तो वो y के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इतना नोट कर लिया? आगे बढ़े, कर लो, नोट कर लो। अभी तक जितना बताया एक बार नोट कर लो, क्या क्या बताया, कहां से स्टार्ट करोगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लीजिए, उसके बाद पॉलिनोमियल लिख लो। ठीक है, एंड उसके बाद व्हाट वी विल डू इज कि उसके बाद हम डिग्री क्या होता है छोटा सा लिख लो एक। ठीक है, 1 डिग्री हुआ तो लीनियर इक्वेशन, 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, 3 हुआ तो क्यूबिक, एंड सो ऑन। उसके बाद नोट कर लीजिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस टू फाइंड यूनिक वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में आ जाइए। 1 वेरिएबल में कैसा होता है, अगर x की वैल्यू दी हुई है तो y के पैरेलल होगा, y की वैल्यू दी है तो वो x के पैरेलल। इतना क्लियर? आगे बढ़े, अब आ जाते हैं जब हमारा 2 वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन। कभी भी 2 वेरिएबल के फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो अगर मैं 2D प्लेन में उसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनता है उसका? स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, वो आपका कुछ
इंक्लाइंड एंगल पे बन रहा हो, कुछ इस तरीके का। नो नॉट पैराबोला, पैराबोला आपका तब बनता है जब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म का ग्राफ। उस केस में क्या होता है, उस केस में एक यू शेप का फिगर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो किसी भी यू या सी शेप का बोल लो, कभी कभी इस तरफ कभी कभी इधर भी बनता है, दिस इज नोन एज अ पैराबोला। बट ये आपका कब बनेगा, ये आपका तब बनेगा जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर, इसको हम लोग इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। ठीक, ये सिंगल लाइन जब बनेगी तब ऐसा होता है। अब मुझे ये देखना है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है जब दो लाइन बनेगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हमको सोल्यूशन निकालने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो जो इसके साथ जो दूसरा लाइन होगा, ठीक है, वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। सबसे इजीएस्ट पॉसिबिलिटी ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए किसी एक पॉइंट पे, दो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया वो इसका एक लौता सोल्यूशन होगा। हम इसको बोलते हैं सेट ऑफ इक्वेशंस। इस सेट ऑफ इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। दिस इज नोन एज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे दोनों उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो हमको बेसिकली क्या करना है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसे हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, किसी एक में से एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज द बेसिक थिंग, द मोस्ट बेसिक थिंग वी डू, कि आपके पास एक्स और वाई के टर्म्स में कुछ इक्वेशन है, आप या तो दो चीज कर सकते हैं जनरली जो मैं यूज करता हूँ। पहला, कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज द सेकंड मोस्ट इजीएस्ट थिंग यू कैन डू इज कि आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कि का दूसरे वेरिएबल के टर्म्स, सपोज करो x का आप y के टर्म्स में वैल्यू निकाल लीजिए, और जहां पे दूसरे इक्वेशन में x आ रहा है उसके जगह वो पूरा का पूरा पुट कर, उससे क्या होगा, आपको किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी भी वैल्यू आपको वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज नोन एज यूनिक सोल्यूशन। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा देयर इज वन पॉसिबिलिटी, जब दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। थोड़ा पैरेलल दिख नहीं रहा है बट हो जाता है, ठीक है। जब दोनों के दोनों इक्वेशन पैरेलल हो जाता है, उस केस में आपको कोई सोल्यूशन क्या कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो दिस केस इज नोन एज नो सॉल्यूशन, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर केस, एक और पॉसिबल केस है इसके अलावा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, मतलब बेसिकली बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, ऐसा भी कई बार होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे सपोज करो ये लाइन है, ये लाइन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं केस ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन को कंबाइंड में हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ, क्योंकि इसमें आपको सोल्यूशन मिलता है, सोल्यूशन मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ, ठीक है। जहां आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बुलेट 7,
इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तीनों की अब हम लोग कंडीशन लिखेंगे। हम लोग एक बार एक कंडीशन लिख लेते हैं कि कौन से कंडीशन में ये होता है। यहां तक क्लियर है? इतना नोट कर लिया? इतना मिटा दूं? ठीक है, मैं इसको भी बंद करता हूं, हटाता हूं। तो करो, आपके पास अगर है ax प्लस by एंड दूसरा इक्वेशन है आपके पास, सपोज करो dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें आपके पास तीन केस है। पहला केस क्या है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, अब जैसे हमने उस केस में डिस्कस किया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, देयर इज वन थिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के साथ में, किसी भी वेरिएबल के साथ में जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे x के साथ जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। x स्क्वायर के साथ जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। y के साथ जो है उसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड जिसके साथ कुछ नहीं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आप तीनों में क्लासिफिकेशन सिर्फ कोएफिशिएंट को देख के बता सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है विल बी इक्वल टू b by e का रेशियो, दैट विल बी इक्वल टू c by f। अगर तीनों रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या है? बोथ द इक्वेशंस आर वन एंड द सेम थिंग। आपका उस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही देख के बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नो सॉल्यूशन वाले केस में। सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? a by d जो है वो b by e के, लेकिन ये दोनों c by f के इक्वल नहीं होना चाहिए। बेसिकली पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी आप पैरेलल लाइंस का ग्राफ बनाते हो, उसमें क्या होता है? उसमें x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम होता है, बस कांस्टेंट टर्म होता है वो अलग होता है। कभी भी आप दो पैरेलल लाइन का आपको इक्वेशन दिखाएगा ना, वो हमेशा ऐसी रहेगा, 2x plus 3y equals to 7, 2x plus 3y is equals to 10. These are parallel lines. In fact, 2x plus 3y is equals to 7 and 4x plus 2, these are also parallel lines, क्योंकि आप वहां से उसको वो कर सकते हैं, छोटा करके उसको 2 plus 3y बना सकते हैं। ठीक है, और जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक क्राइटेरिया ये है कि a by d और बिना इक्वल, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर तीनों रेशियो इक्वल होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट्स बताएगा, नो सर। और जब पहले दोनों का ही रेशियो इक्वेट ना कर पाए तो वो हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। सो इन मोस्ट ऑफ द केस जो पॉजिटिव होता है, हमारी कोशिश होती है वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन फिगर आउट करने के लिए ही होता है। बट कई बार आपसे पूछेगा कि इसको अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, या नो सॉल्यूशन वाला केस बनाना है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। एक बार आप ब्राउज कर जाएंगे इस चीज को कि आपका सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार क्योंकि सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, यहां तक सब क्लियर? आगे बढ़े। ओके, अभी तक का कंक्लूजन क्या है? अगर आपके पास दो इक्वेशन है, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। बट केसेस जहां पे आप सिंगल इक्वेशन से भी दो चीजों का वैल्यू निकाल सकते हैं। देयर आर केसेस व्हेन आप सिंगल इक्वेशन से चीजों का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं?
उस चीज के लिए आपके उस केस में क्या होगा पता है, उस केस में आपके पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। उस केस में आपके पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। कैसे कंस्ट्रेंट होते हैं? जैसे सपोज करो मैंने बोला कि आपके पास चिकन है एंड कुछ आपके पास काउज है। चिकन की 2 टांग, काऊ की 4 टांग, और टोटल मैंने बोला आपके पास कि नंबर ऑफ लेग्स जो आप काउंट कर रहे हो दैट इज 148 टाइम। ठीक। तो अब इसमें ऐसा ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल में क्या हो जाता है, कुछ इनहेरेंट कंडीशंस लग जाती है। पहला तो हो नहीं सकती, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो भी होगा होल नंबर के फॉर्म में होगा। दूसरा, कोई नहीं हो सकता, जो भी होगा आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा या फिर 0 होगा। तो इस तरीके से कुछ इनहेरेंट कंडीशंस होते हैं जो आपको बताएगा नहीं हो सकता है। हाँ, कभी कभी ये जरूर बोल देगा कि x का वैल्यू 9 से कम है, 12 से ज्यादा ही होना चाहिए। वैसे केसेस में आपका, आप देखोगे, आप जैसे जैसे नंबर ऑफ सोल्यूशन लिखते चले जाओ, जैसे हम नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो 2x + 5y = 90, हमारे पास यही एक सिंगल इक्वेशन। ठीक है, काम करते हैं, एक उस तरफ लेके चले जाइए, की वैल्यू लिख लीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी 19 - 5y / ठीक है। अब इसके होल नंबर सॉल्यूशन लिखना बहुत इजी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिर्फ 2 से निकालने की जरूरत पड़ेगी, एंड उसके बाद जो गैप दोनों के बीच में जो होगा ना, उसके रिस्पेक्ट में आप बाकी सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। okay? मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, x और, ठीक है, मुझे सिर्फ होल नंबर सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं y का वैल्यू क्या रखूं? 1 तो रखने से मुझे बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर ऑड नंबर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। y का वैल्यू 2 रखूं तो काम बनेगा? नहीं बनेगा भाई। y का वैल्यू काम बनेगा, 2 में काम नहीं बनेगा, उसके बाद 3 में काम बनेगा। 1 रखूं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब दोनों में आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, अगर इसके मैं नीचे जाता हूं तो 2 से वैल्यू बढ़ते जा रहा है, और इसके मैं नीचे जाता हूं तो 5 से वैल्यू, जब मैं यहाँ 5 रखूंगा क्या आएगा, -3। मैं 7 रखूंगा यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर जब आप जाओगे, यहाँ 2 कम होता जा रहा है, यहाँ 5 बढ़ता जा रहा है, कम करोगे तो दिस विल बिकम -1, यहाँ हो कितना, 12। अब सपोज करो मैंने ये क्वेश्चन बोला कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज अबाउट, सपोज करो आपके पास कुछ 5 चक्कों वाला ट्रक है, 6 चक्कों जैसा भी है, ठीक है। सपोज करो मैंने 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी x और y जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां मैंने ये कंडीशन रख दी, वहां पे आप देखोगे आपके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट, सारे मतलब जो वेरिएबल्स है, सारे जो वैल्यूज आपने निकाले वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बचेगी, या तो आप 7,1 ले सकता हूं, या फिर आप 2,3 ले सकते हैं। अगर सपोज करो इसमें मैंने एक और कंडीशन डाल दी कि y इज ग्रेटर देन 2, जहां मैंने y इज ग्रेटर देन 2 डाल दिया, वहां पे आपका सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचेगा। तो क्या होता है उस केस में, आपका सिंगल इक्वेशन से भी सोल्यूशन, बट देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। कुछ कंडीशंस आपको क्वेश्चन में देगा, कुछ कंडीशंस आपको इनहेरेंटली मान के चलना पड़ेगा कि ये कंडीशन है। अगर इंटीजर बोल दिया, नहीं भी बोलता है, कोई वर्ड प्रॉब्लम अगर होता है, आप सोच के देखो, नंबर ऑफ व्हीकल्स, कुछ गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा हूँ, वो हाफ तो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो सब चीज आपको क्वेश्चन में नहीं बताएगा, बट वो सब चीज हमको मान के चलना है कि ये चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, उस तरीके से हम उसके कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना डेसिमल में हो सकता है, एक यूनिट नंबर होगा ना उसका, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 7.5 क्वेश्चन तो नहीं होगा, या -10 क्वेश्चन तो नहीं होगा, तो हमको वो चीजें साथ में लेके चलिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चन करें? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं।
शीट आपके पास होगी, आप देख रहे होंगे अभी। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, सो बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा होने से भी चलेगा। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? मतलब मेरे ख्याल से आपके पास शीट भी होगी, कोई दिक्कत नहीं इसका। ओके, काम करते हैं अभी। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 1, 2 और 5 पहले कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। लाइट बंद कर दूं, लाइट चलने दूं, दिक्कत दिख रहा है ना? बोर्ड क्लियर है ना? मैं एक काम करता हूँ, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, या एक काम करिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए, क्योंकि हमने वही अभी डिस्कस किया है। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में चलें। ये तो इजी है, ये तो इजीली बता। क्या चीज? 1 to 5 कर लो पहले, उसके बाद करते हैं 1, 2 और 5। ठीक है,
पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन अभी अभी किया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आपके पास क्या है, आपके पास है 2x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 3 और आपके पास इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्या होता है नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, 2k मस्ट बी इक्वल टू माइनस 8/4। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, k का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हो गया तीनों, 1 to 5 सबका हो गया क्या? सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 years। ओके, फादर प्लस सन का एज हो गया आपका 45 years। ओके, 5 years ago the product of their ages is 4 times the father's age of that time। इस चीज रखेंगे कभी भी एज से रिलेटेड आप क्वेश्चन करें। ठीक है, अगर 5 साल पीछे जा रहे हैं तो दोनों का एज 5-5 साल कम। ठीक है, एंड दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि हमेशा किसी एक को पकड़ लो, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को पकड़ लो एंड उस पॉइंट पे आप एजेस एज्यूम कर लो एंड उसके हिसाब से आप आगे पीछे जाते रहो। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एज है उसको हम लोग एज्यूम करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हम पहले हमेशा जो इनिशियल एज है या प्रेजेंट एज है उससे हम लोग हमेशा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया है फादर और सन का प्रेजेंट एज इज 45। 5 years ago of their ages, प्रोडक्ट ऑफ एजेस मतलब 5 साल पहले ये हो जाएगा f minus 5 into s minus 5। This is equal to 4 times the age of father at that time, 4 times f minus 5। What I can do is यहाँ से मैं f minus 5 कैंसिल आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी, s minus 5, यहाँ से मुझे डायरेक्टली s का वैल्यू मिल गया 9। इफ s is 9, f should be 36। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वाला करेंगे, सेकंड वाला। सेकंड वाला भी हो गया क्या, सेकंड वाला बन गया। ओके, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड चिकन्स the number of legs was 14 more than twice the number of heads। okay, the number of cows are okay। एक काम करते, नंबर ऑफ काउस को मैं ले लेता हूँ x, नंबर ऑफ चिकन्स को ले लेता हूँ y। ठीक है, नंबर ऑफ लेग्स हो जाएगा 4x प्लस 2y। दिस इज इक्वल टू 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स तो x प्लस y ही होगा, प्लस 14। यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, देखो यहाँ पे 2y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे 2x प्लस 2y आएगा, ये 2y और ये 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 14। 2x इज इक्वल्स टू 14 आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 7। नंबर ऑफ काउज 7, नंबर ऑफ चिकन नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन। एग्जैक्टली, अगर मुझे ये दे देता कि आपके पास दूसरा कोई दे देता, सपोज करो आपको ये बोल देता कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इतने हैं, या आपको कोई और इक्वेशन बता देता तो आप उससे दूसरी वैल्यू निकाल सकते। यहाँ पे आपसे सिर्फ काउस का वैल्यू पूछा तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगर यहाँ से आपको नंबर ऑफ चिकन बोलता तो आपका आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 7। ओके, आगे बढ़ते हैं। काम करते हैं, 6 मत करिए, 6 हो सकता है थोड़ा सा टफ है, 6 अपन थोड़ी देर बात करेंगे। आप एक काम करिए, आप यहाँ से अभी कर लीजिए 3 और 4 कर लीजिए, 3 4। हाँ ठीक है, 3 4 कर लीजिए।
हुआ? चलो देखते हैं एक बार सॉल्व करके. Okay. Three boys agreed to divide a bag of marbles in the following manner. The first boy takes one more than half of the marble. Second takes third of the number remaining, and the third boy finds that he is left with twice as many marbles as the second boy. Okay. The original number of marbles is C. This is the question of linear equation in one variable. इसमें आपको मल्टीपल वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है. वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स. ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा. कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन देखे तो आप एक छोटा सा टेबल बना ले, आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है. वो टेबल कैसा बनेगा? किसको कितना मिला, और साइड में हम लिखते जाएंगे कितना बच गया. ठीक है. कितना देने के बाद, जैसे मैंने सपोज करो ए को दिया, एंड उसके बाद कितना रिमेनिंग है या कितना बच गया. तो ए को हमने कितना दे दिया. तो फर्स्ट वर्ड टेक्स वन मोर एक्स था, तो इसने ले लिया एक्स प्लस वन. कितना बच गया? एक्स बाई टू माइनस. ठीक है. सेकेंड वाले को कितना मिलेगा? वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग. रिमेनिंग कितना है? वन थर्ड ऑफ एक्स बाई टू माइनस वन. अब वन थर्ड दे दिया तो बच कितना जाएगा? जितना था उसका टू थर्ड. ठीक है. अब दिस इज ऑब्वियस, दिस इज स्टेटिंग दी ऑब्वियस कि आपका इतना अगर आपने सी को दे दिया तो ऑब्वियसली वो डबल ही होगा. यहां से अब मुझे कोई एडिशनल इक्वेशन तो मिल नहीं रही है, और कुछ सॉल्व करने के लिए है भी नहीं. कि लास्ट में जो स्टेटमेंट दे दिया दैट इज जस्ट स्टेटिंग दी ऑब्वियस. ठीक है. तो इस केस में आप एक बार पुट करके देख सकते हैं, बट आई हाईली डाउट आपको उसमें से भी कोई आंसर मिलेगा. जैसे अगर मैं 8 पुट कर देता हूँ तो पहले वाले को मिल जाएगा 5, बच जाएगा 3. वैसे उसमें आंसर आ रहा है एक्चुअली, 8 से भी आ रहा है मेरे ख्याल से. 8 में से देखो, आपने पहले वाले को दे दिए 5, बचा 3, एक को मिलेगा 1, एक को मिलेगा 2. सेटिस्फाई. 38 में भी वही होगा. पहले वाले को मिल जाएगा 20, बचेगा 18, एक को मिलेगा 6, दूसरे को मिलेगा 2. लेकिन दिक्कत ये है कि आपका सब में आंसर आएगा. 20 में भी पुट करके देखो, पहले वाले को मिल जाएगा 11, बचा को मिलेगा 3, को मिलेगा 6. सिमिलरली 26 में भी पहले वाले को मिलेगा 14, बच जाएगा 12, एक को मिलेगा 8, दूसरे को. तो क्या है कि यहाँ पे मुझे कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिल रहा है कि आपका कोई सोल्यूशन आएगा. मुझे इस केस में क्या करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा और डेटा चाहिए जिससे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर पाऊँ. ठीक है. क्योंकि अभी जो है बहुत जेनरिक सोल्यूशन टाइप का हो गया, हर चीज कर जा रहा है. यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, डेट.
नंबर 4 नहीं बना, चलो देखते हैं। A gives B as many rupees as B has, okay. C has as many rupees as C has, okay, okay, हाँ ठीक है। Similar as many rupees as each of them has, okay. C similarly then gives A and B as many rupees as each of them has, okay. Then if each finally has 16 rupees, how many rupees does A start with? Okay. स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। एक साथ पूरा देखोगे कंफ्यूज हो जाओ, इसको इंडिविजुअली एक एक स्टेप में करना, ठीक है। सपोज करो इंडिविजुअली तीनों के पास नंबर ऑफ रुपीज है ए बी एंड सी। सबसे पहले क्या हो रहा है, ए बी को कितना दे रहा है, बी रुपीज दे रहा है, सी को कितना दे रहा है, सी रुपीज दे रहा है। तो ए के पास कितना बचेगा, ए माइनस बी माइनस सी, बी के पास बचेगा, सी के पास बचेगा 2c। पहला स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट बी क्या कर रहा है, बी ए को उतना ही दे रहा है जितना उसके पास है, और सी को उतना ही दे रहा है जितना सी के पास है। तो ए को देगा ए माइनस बी माइनस सी, तो ए के पास बच जाएगा ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, और सी के पास हो जाएगा थ्राइस ऑफ सी। इसके पास से कितना अमाउंट कम हो गया, 2b माइनस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब मैंने माइनस पहले ही बाहर कर दिया है। हाँ सॉरी, हाँ 4c होना चाहिए, करेक्ट, माय बैड, ओके, और माइनस 2c, ठीक है। हमने क्या किया, 2b में से a माइनस बी माइनस सी कर दिया, a माइनस बी माइनस सी को माइनस कर दिया, और 2c को माइनस कर दिया। कितना बच जाएगा इसके पास, फाइनली अभी देख लो सेकेंड स्टेप के एंड पे दोनों के पास कितना बच गया, इसके पास बच गया ट्वाइस ऑफ a माइनस बी माइनस सी, और इसके पास बच जाएगा 2b प्लस b, यानी कि 3b हो जाएगा, 3b माइनस a माइनस सी। लास्ट स्टेप में क्या करना है, सी को जितना अमाउंट ए के पास है उतना देना है, और जितना अमाउंट बी के पास है उतना देना है। एक अमाउंट है ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए बी माइनस सी। बी के पास अमाउंट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई बी माइनस ए माइनस सी। सी के पास से कितना अमाउंट कम हो गया, 4c में से, मैं नीचे लिख देता हूँ, 4c में से पहले तो आपने ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c, और फिर आपने इसमें से क्या किया, 3b माइनस ए माइनस सी माइनस किया, तो ये हो जाएगा माइनस 3b प्लस ए प्लस सी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 4c में से अपने 3c और ऐड कर दिया, ये हो गया 7c, माइनस a कितना हो गया, माइनस 2a प्लस a, तो ये हो गया माइनस a, और ये हो जाएगा माइनस b, ठीक है। यहाँ पे बच गया 7c माइनस a माइनस b। तीनों चीज किसके इक्वल है, 6 पुट कर देते हैं, a माइनस बी माइनस सी इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, दूसरा चीज ट्वाइस ऑफ 3a माइनस 3b माइनस a माइनस सी, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा डाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल पाएंगे, और लगेगा, और डेटा लगेगा। तीसरा हो जाएगा 7c माइनस a माइनस बी, इसको मैं काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड में जाता हूँ, इक्वेशन लिख लियो ना, हाँ लास्ट 7c माइनस a माइनस बी, वो उसी का कैलकुलेशन है एक्चुअली, उसी का मैंने कैलकुलेशन वाला साइड किया, जगह थोड़ी कम पड़ी है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड में ले जाता हूँ, बस मुझे बता दो इक्वेशन क्या क्या था। तो पहला था मैं ले रहा हूँ 7 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 16,
एक है a माइनस बी माइनस सॉरी a माइनस बी माइनस सी है क्या, और तीसरा है 3b माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू, ठीक है। क्या करें, अब किसी की वैल्यू की जरूरत है। सबसे पहले अपना मेन पर्पस यहाँ पे होना चाहिए कि हम लोग को किसी वेरिएबल में, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर तो माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस नहीं ऐड कर रहे हैं ना, सॉरी माइनस बी माइनस टू भी हो जाएगा, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 7c माइनस 2b इज इक्वल्स टू। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों से भी हम c को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर c को एलिमिनेट करना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस, हाँ दोनों को ऐड करेंगे तो, हाँ ठीक सर, दोनों को ऐड करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, a एलिमिनेट हो गया, 3b माइनस b हो जाएगा 2b माइनस 2c दिस इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से आपको b माइनस सी मिल गया 6, क्या करें किसी एक में पुट कर दो, या एक काम करो इसको 2b क्यों बता, वो ऊपर ऊपर नीचे इसको ऐड करोगे तो 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 5c नहीं आएगा, 9c आएगा, 9c 32 आ रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है, 5c आएगा लेकिन 5c भी 32 नहीं आना चाहिए सर। ऊपर 7 में 6 ही होगा। अच्छा 7 नहीं होगा, 6 होगा क्या, एक सेकेंड इसको चेक करो लास्ट, ओके ओके ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा सी माइनस नहीं किया हमने, ओके ठीक, तो ये हम लोग इसको कर देते सी, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 4c इज इक्वल टू 32, सी आ गया 8, सी का वैल्यू 8 आ गया, तो b माइनस सी अगर आपको 6 पता था, c अगर 8 आ गया तो b विल बी 14, ठीक है, b 14 हो गया, c 8 हो गया, तो ये हो गया a माइनस 22 इज इक्वल टू 4, तो a हो जाएगा 26, और आंसर इन दिस केस इज, वापस क्वेश्चन में चलते हैं, in this case our answer is option number A, that is 26, ठीक है, क्लियर है सबको, बढ़े, चलिए नेक्स्ट वाले पेज में आ जाइए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, यस करते हैं एक साथ, हम लोग तीनों डिस्कस करेंगे, ओके। किसमें 32 आएगा, अपने पास बी और सी क्या क्या आ रहा था, अच्छा वो लेकिन C8 आ रहा है, ठीक है, B20 आ रहा है, 28, ओके सॉरी, आंसर इन दिस केस 32, इसका आंसर करेक्ट लीजिएगा, इसका आंसर विल बी 32, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर विल बी ऑप्शन डी, सॉरी।
फुल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स बोल दिया ना. Pack of playing cards is of 52 cards. Okay, dealt some cards and him full pack of playing cards. Iqbal dealt some cards to Mustaq and himself from a full pack of playing cards. कुछ कार्ड मुश्ताक को दे रहा है, खुद कुछ रख रहा है, बाकी साइड में रख दिया. तो जो टोटल बड़ा वाला पैक होता है ना, दैट इज अ 52 कार्ड्स. कभी भी ऐसा कार्ड्स की बात करें या फुल पैक या फुल डेक बोले तो दैट इज अ 52.
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, Iqbal dealt some cards to Mushtaq and himself from full pack of playing cards and laid the rest aside. Iqbal and then said that to Mushtaq, if you give me certain number of your cards, I will have 4 times as many cards as you will have. Okay, if I give you the same number of cards, I will have thrice as many cards as you have of the given choices, which could represent the number of cards with Iqbal. Okay, कैसे करेंगे? फुल डेक 52 कार्ड्स का ओपन बोला, 52 में से कुछ उन्होंने आपस में बांट लिए, कुछ उन्होंने बाहर दे दिए। ठीक है, सपोज इकबाल के पास ए है, मुश्ताक के पास बी है। ठीक है, व्हाट डू इकबाल से कि इफ यू गिव मी सर्टेन नंबर ऑफ कार्ड्स, अगर इकबाल सर्टेन नंबर ऑफ कार्ड्स ले लेता है मुश्ताक से, तो ए प्लस एक्स विल बी 4 टाइम्स बी माइनस एक्स। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या होगा? इफ आई गिव यू द सेम नंबर ऑफ कार्ड्स, आई विल हैव थ्राइस एज मेनी कार्ड्स एज यू। तो a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स। इक्वेशन में x को एक तरफ कर लेते हैं और b को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या है इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल आंसर। पॉसिबल आंसर पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको मालूम है कि आपका मल्टीपल नंबर ऑफ आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a 4b 4b माइनस a ले लेते हैं इधर, 4b माइनस a विल बी 5x। ठीक है, और a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3b माइनस a कर ले क्या? a माइनस 3b, a माइनस 3b इज इक्वल्स टू, क्या करें हम? दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो b आ जाएगा आपका 9x। इफ b इज 9x तो आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा b अगर 9x हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब x x का वैल्यू अगर 1 हुआ तो a हो जाएगा 31, b हो जाएगा 9। a का वैल्यू 2 हुआ, सो x का वैल्यू 2 हुआ तो a का वैल्यू हो जाएगा 62, b का वैल्यू हो जाएगा 80 एंड सो। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज 30। ठीक है, x के टर्म्स में आंसर आ रहा है, इसलिए कि पॉसिबल सॉल्यूशन। चलो मैं मान लेता हूँ डेक ऑफ कार्ड्स में नंबर ऑफ कार्ड ज्यादा हो सकते हैं, 52 से ज्यादा भी हो, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में 68 अनदर पॉसिबिलिटी। सपोज करो कार्ड्स और ज्यादा हुए तो 93 एंड 27 विल बी अनदर पॉसिबिलिटी एंड सो एंड सो। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया? नेक्स्ट वाला करेंगे। हो गया नेक्स्ट वाला
बन गया? चलो देखते हैं। In bureaucracy, each boy's quota of matchsticks is to fill into boxes not more than 200 per session. Okay. If he reduces the number of sticks per box by 25, he can fill 3 more boxes with total number of sticks assigned to him. Which of the following is the possible number of sticks assigned to him? Not more than 200 का मतलब होता है कि 201 नहीं हो सकता, 200 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ना उसका जो कैपेसिटी है दैट विल बी एट मोस्ट, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 200। ठीक है, एग्जैक्ट 200 नहीं भी हुआ तो लेस देन इक्वल टू 200 होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या बोल रहा है कि वो जितना नंबर ऑफ बॉक्सेस भर पाता था, सपोज करो वो एक्स बॉक्सेस भरता था, ठीक है, इंडिविजुअल एक्स बॉक्स में वो सपोज वाई स्टिक्स भरता था, तो उसका काम हो जाता था। एक्स बॉक्सेस में वो वाई स्टिक्स भरता था तो उसका काम हो जाता था। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको ये बोल रहा है कि अगर वो हर बॉक्स में 3 बॉक्स ज्यादा भर पाएगा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू x plus 3, that is number of boxes multiplied by y minus 25, इसके इक्वल होगा। तो xy is equals to x plus 3 into y minus 25। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा xy प्लस 3y माइनस 75 माइनस 25x। xy तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 75 को इधर ले आओ, यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 25x इज इक्वल टू 70। ठीक है, फाइनली y के टर्म्स में इक्वेशन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 75 माइनस 25x डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अब देखो x का वैल्यू मैंने ऐसा क्यों लिया, बहुत दो नाम बन जाएगा, या तो आप x को रख सकते हो, या तो आप x को रख सकते हो 1, या तो x को रख सकते हो 2, या तो x को रख सकते हो 3। उसके अलावा और कुछ भी रखोगे तो आपकी सारी वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे क्या जाएगा आपका, क्या क्या पुट कर सकते हैं, अगर आप x को 1 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 50/3। ओके हाँ सॉरी 75 प्लस 25। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करके देखना है, ओके बढ़ता चला जाएगा ये। ठीक है, 200 इज आवर लिमिट, किसका लिमिट 200 है, y का लिमिट इज 200, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। अगर मैं 1 पुट करूं x की वैल्यू तो 100/3 आएगा, नहीं होगा। 2 पुट करूं तो 125/3 आएगा, तो भी नहीं होगा। 3 पुट करूं अगर x की वैल्यू तो ये आएगा 50/3 इज 50। तो इफ x इज इक्वल्स टू 3, मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं, if x is equals to 3, y is equals to 50। अब देखो 3 में आया, 4 में तो नहीं आएगा, 175 हो जाएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 200 हो जाएगा, 6 में अगेन आएगा। जब x का वैल्यू 6 होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में कितना हो जाएगा, 150 एंड 75 225, 225/3 दिस विल बिकम 75। अब हमको एक सीक्वेंस मिल गया, अब हम इस सीक्वेंस में पुट कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू 9 हुआ तो दिस विल बी 100, 12 होगा तो ये हो जाएगा 125। अब पॉसिबल नंबर पूछ रहा है तो पॉसिबल नंबर तो हर कुछ दिख रहा है, सब पॉसिबल होगा एक्चुअली, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसमें लेकिन आंसर कैसे मार्क करें फिर? नहीं गलत तो नहीं कर रहे, अगर इक्वेशन के हिसाब से देखोगे तो वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में, फिलहाल तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें अपने को चारों पॉसिबल ऑप्शन दिख रहा है इसके। ठीक है, हम इसमें जब इक्वेशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसमें चारों पॉसिबल ऑप्शन सेटिस्फाई कर। ठीक है, इसका मैं आंसर बताऊंगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। एक सेकंड, अटेंडेंस नहीं लिया ना मैंने। आपका नाम बता दो, मैं लिख दूंगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा इस केस में। चलो देखते हैं। 2 oranges, 3 bananas and 4 apples cost rupees 15. Okay, 2 oranges ले लेते हैं, this plus
3 bananas plus 4 apples, these cost rupees 15. 3 oranges, 2 bananas and 1 apple cost rupees 10. I bought 3 oranges, 3 apples and 3 bananas. How much did I pay? आपको बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एक ऑरेंज, एक एप्पल और एक बनाना का आप कॉस्ट निकाल दीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। पर्पस समझ में आ गया क्या करना है? नहीं, दो में भी हो जाएगा। 3 इक्वेशन आपको तब चाहिए जब आपको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। आपको अभी इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आपको एक ऑरेंज, एक एप्पल और एक बनाना का कॉस्ट, अगर तीनों का सम पता चल गया तो भी आप कर सकते। अब वो देखना है कैसे करें। कैसे करें, कैसे करें? नहीं, अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि कैसे ऊपर नीचे किस चीज से मल्टीप्लाई हम लोग करें। तो हम लोग का फाइनली माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद ये बच रहा है कि आपका O प्लस A प्लस B बच, ये पर्पज है। ऊपर वाले को अगर मैं नीचे वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं और ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा। हाँ, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? ठीक है, ओके। हाँ, दिस इज गुड, ये सही है। आप वो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ना, काम बन जाएगा आपका। 5 oranges plus 5 bananas plus 5 apples is equals to 25। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑरेंजेस प्लस बनानास प्लस एप्पल इज इक्वल्स टू 5। ये मिल गया जैसे ही, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 50। डायरेक्टली आ गए, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, फर्स्ट ट्राई करो कि जो चाहिए, जब हम लोग को इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है उस केस में हमको दिक्कत होती है, बट जहां हमको ऐसा सम वगैरह निकाल के काम बन जाए वहां पे हमको इतना दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, घर में कर लीजिएगा। उससे ज्यादा क्वेश्चन बचा ही नहीं है, नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, तो वैसे क्वाड्रेटिक ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। 7th वाला ना? हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक बार उसको देखता हूँ।